23 जनवरी 2023 पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तारीख दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। ना सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो उस दिन पाकिस्तान एक मुल्कगीर पावर आउटेज से दो-चार था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज़्म कोर्ट कराची ने राव अनवार और उनके बाकी को-एक्यूज़्ड को नकीबुल्लाह महसूद के बेईमाना और हीनियस कत्ल में एक्विट किया था। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक़्त देख रहे हैं, ये कोर्ट की जजमेंट है, जो कि एक 47, 46, 47 पेजेज़ लॉन्ग जजमेंट है। सब वो कानून के तालिब इल्म जो कि फ़ौजदारी वकालत में महारत हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक मस्ट पढ़ने वाली जजमेंट है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि 6 एक्यूज़ जो हैं वो बेल पे थे इंक्लूडिंग राव अनवर। बकाया 11 एक्यूज़्ड कस्टडी में थे और 7 एक्यूज़्ड एब्सकॉन्डिंग भी थे, यानी कि वो इस वक़्त भी मफ़रूर और इश्तिहारी हैं अदालत से। ये सब लोग नामज़द थे एफ़आईआर नंबर 40/2018 में, जो कि एफ़आईआर है उन 3 अफ़राद के बेईमाना फ़ेक पुलिस एनकाउंटर के नतीजे में कत्ल होने वाले उन 3 लोगों की कत्ल की एफ़आईआर है। और इसमें अदालत में प्रोसिक्यूशन ने 51 विटनेसेस पेश किए जुर्म को मुल्ज़िमान पे जुर्म को साबित करने के लिए। और अदालत के सामने 7 क्वेश्चन्स थे, 7 पॉइंट्स थे जो अदालत ने आंसर करने थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 था कि आया नसीबुल्लाह, जिसको नकीबुल्लाह के नाम से भी जाना जाता था, सन ऑफ मोहम्मद ख़ान, और मोहम्मद इसहाक़ सन ऑफ रहीम बख्श, और नज़र जान जो हैं और मोहम्मद साबिर, इन सब को क्या 13 जनवरी 2018 को एक डिक्लेयर्ड फेक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था? क्वेश्चन नंबर 2 अदालत के सामने ये था कि क्या 3 और 4 जनवरी 2018 डिसीज़ नसीबुल्लाह जो है वो अपने 2 साथियों के हमरा, जो कि कासिम और हज़रत अली हैं, अगवा किए गए थे आगा गुलशेर होटल से कराची में। और बाकी सवालात भी जो हैं इस तरह ही हैं। और आपको जजमेंट तो आपने टीवी पे सुनी होगी और इसका एनालिसिस सुना होगा, मगर आप हैरान होंगे ये जान के कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ये पूछता है कि क्या आया इन सब अफराद की हलाकत एक जाली पुलिस मुकाबले में की गई है? तो इस सवाल का जो जवाब अदालत जिस नतीजे पे पहुँचती है, वो कन्क्लूड करती है कि हाँ, ये दुरुस्त है कि ये एक जाली पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। और बाकी जो सवालात हैं जिनमें जो को-एक्यूज़्ड हैं और जो सारे मुल्ज़िमान हैं पुलिस अफ़सरान, उनके सवालात के जवाब में अदालत लिखती है नॉट प्रूव्ड, यानी कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब नहीं हुई और जिसकी वजह से अदालत पॉइंट नंबर 7 इसकी जजमेंट पे इस सवाल में इस नतीजे पे पहुँचती है कि वो इन सबको एक्विट करती है। ये जानना ये बहुत अफ़सोसनाक है, मगर अदालत और ऑनरेबल जज इस जजमेंट में मेंशन करते हैं कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित ना कर पाई है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट साबित नहीं कर पाई। हमारे फ़ौजदारी निज़ाम-ए-क़ानून में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ़ है, जो बारे सबूत है, वो प्रोसिक्यूशन पे लागू होता है और प्रोसिक्यूशन के ऊपर अ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ़ है, उन पे लागू होता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ़ है, वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट है। यानी कि उनको इस हद तक अपनी कहानी और मुजरिमान पे जुर्म साबित करने की कोई शक की गुंजाइश ना रहे। और जज साहब इस जजमेंट में मेंशन भी करते हैं कि एक सिंगल डेंट इन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी भी केस को और मुल्ज़िमान को एक्विट करने के लिए काफ़ी होता है। आप ये भी जान के हैरान होंगे कि बहुत सारी ख़ामियाँ, लैकूनाज़ और गैप्स पाए जाते हैं प्रोसिक्यूशन की कहानी में। और आप ये सारे गैप्स और ये सारी ड्रॉबैक्स देखने के बाद ये सोचने मजबूर होते हैं कि क्या आया एसएसपी मलीर, जो कि एक आम एसएसपी नहीं थे राउंडवार, बल्कि बहुत ज़्यादा सियासी असर रसूख और पुश्त-पनाही रखने वाले एसएसपी थे। क्या उनके खिलाफ उनके जूनियर ऑफिसर्स ही, क्योंकि वो सारे उनसे जूनियर ही थे तकरीबन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ख़ास तौर पे आईओ और ये लोग, फील्ड वाले लोग, क्या वो एसएसपी मलीर राव अनवर के खिलाफ एक
वाटर टाइट केस, एक प्रोसिक्यूशन की कहानी बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट पेश कर पाते? क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह हो सकता है? हमारे निज़ाम इन्वेस्टिगेशन में और निज़ाम पुलिस में? मगर कुछ जो मैंने जजमेंट को पढ़ने के बाद प्रोसिक्यूशन के फेलियर्स देखे, प्रोसिक्यूशन की लेकूनास देखे, जिन्हें इस्तेमाल किया डिफेंस ने और एक्विट कराया मुल्ज़िमान को, उनमें एक अनएक्सप्लेन्ड और लंबा डिले था एफआईआर रजिस्टर करने में। उनमें बहुत सारे अक्यूज़्ड का कोई रोल असाइन नहीं किया गया था, जिन्हें बाद में नॉमिनेट किया गया, जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए एफआईआर में मुल्ज़िमान की, जैसे कि उनका कद, उनकी रंगत, उनके बाकी फीचर्स और उम्र। बहुत सारे जो विटनेसेस थे, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट की अपनी वर्जन में, जो कि मेरे नज़दीक इनोसेंट भी हो सकती है मगर फेटल भी होती है एक पूरी टेस्टिमनी को ख़राब करने के लिए विटनेस की। इसमें बहुत देर से कराए गए प्रोसिक्यूशन के विटनेस की स्टेटमेंट्स। इसमें एब्सेंस थी इंडिपेंडेंट विटनेसेस की और नेचुरल विटनेसेस की, जो आगा शेर होटल के गिर्द वाक़या पेश आया अगवा का, जिसको अलैज किया गया एफआईआर में उसमें। और ये भी बंदा इंसान सोचने मजबूर होगा कि क्या इतने ताकतवर मुल्ज़िमान और अफराद, एसएसपी मलीर राव अनवार जैसे अफराद, जिनके जिनके ट्रैक रिकॉर्ड पे कई 100 पुलिस मुकाबले हैं और वो इसका क्रेडिट लेते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई इंडिपेंडेंट विटनेस, कोई आम शहरी गवाही देने की जुर्रत करेगा? एक और फेटल चीज़ इस केस में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया, वो सीडीआर रिकॉर्ड था, कॉल का रिकॉर्ड था। और उस कॉल रिकॉर्ड ने राव अनवर को मौके पे मौजूद नहीं दिखाया। हालाँकि अभी ये जो है वो अपील में ले जाया जाएगा हाई कोर्ट में, मगर हम इस वक़्त, क्योंकि ये एक कंक्लूडेड मैटर है फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट, इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। इसके इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो राव अनवर का रोल जो था वो ऑब्वियसली बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो फ़िज़िकल नहीं होगा, फ़िज़िकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मगर वो इसके मास्टरमाइंड या इसकी पुष्ट-पनाही ज़रूर कर रहे होंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म की रिपोर्ट्स और बाकी कराची के लोकल सोर्सेज़ से ये ऐसा ही लगता है। तो इसलिए उनको रोल प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी था, और उनको जो रोल प्रिस्क्राइब किया गया फ़िज़िकली वहाँ होने का, वो नेगेट कर दिया गया टेक्निकल एविडेंस ऑफ द सीडीआर से, जो साबित करता था कि वो उस वक़्त फ़ोन के उस टावर के नेटवर्क में मौजूद नहीं थे। पुलिस मोबाइल व्हीकल्स जो थीं, उनके अंदर ट्रैकर इंस्टॉल्ड थे, मगर उनका ट्रैकर रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया कि कौन-सी गाड़ी किस वक़्त कहाँ मौजूद थी। इस सारे वक़ूए से पहले ये भी एलेज किया गया था प्रोसिक्यूशन की कहानी में कि रकीबुल्लाह को जब अगवा किया गया उसके 2 साथियों के हमरा और थाने में रखा गया, वहाँ का भी वहाँ के भी कोई विटनेसेस नहीं बनाए गए। अगेन थाने के अंदर मौजूदगी के विटनेसेस कैसे बनाए जाएँ? कैसे अ, आला अदलिया ये एक्सपेक्ट करती है, अदालती निज़ाम ये एक्सपेक्ट करता है कि पुलिस थाने के खिलाफ भी कोई विटनेसेस होंगे, थाने के अंदर होने वाली कार्रवाई के भी कोई चश्मदीद गवाह मौजूद होंगे। उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे कुछ 2 चांस विटनेसेस को भी इस्तेमाल किया गया प्रोसिक्यूशन की कहानी में, जिसने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को कमज़ोर किया। मगर मैं अदालत की बेबसी बेस्ड ऑन प्रोसिक्यूशंस या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोताहियों में या उसके गैप्स को की वजह से अदालत की बेबसी से ज़्यादा कुछ कहना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ इस केस में। और वो ये है कि अगर ऐसा कोई वाक़या अमेरिका जैसे मुल्क में होता, तो आप एक अवामी रिस्पॉन्स देखते। आप देखते कि आम शहरी और एक बहुत बड़ा अवाम का समंदर कैसे इस चीज़ के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज होता, और एक गम और गुस्सा पाया जाता, और अपने मुंतखब नुमाइंदों से, अपनी अदालतों से और रियासत से ये डिमांड किया जाता कि क्यों इस तरह के अफ़राद को हमने इस तरह आज़ादी दे रखी है कि वो इस तरह की लाक़ानूनियत फैला सकते हैं, और फिर फ़ौजदारी निज़ाम अदालत, फ़ौजदारी निज़ाम कानून के लूप होल्स को इस्तेमाल करके एक्विट भी हो सकते हैं। वो चीज़ आपको पाकिस्तान में इस वक़्त नहीं नज़र आएगी, और ये बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि कहने को तो हम
एक बड़ी गयूर, गैरतमंद कौम है। कहने को तो हम इस्लाम के पैरोकार हैं और गलत को गलत कहते हैं और बुराई को गलत समझते हैं और सबसे बड़ा जहाद जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ को कहना समझते हैं। मगर आपको नज़र आएगा कि शायद हमारे अमेरिका जैसे मुल्क में इस चीज़ पे ज़्यादा अमल होता होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और ये बहुत अफ़सोसनाक बात है।